हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग जीके और जीएस के करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। अपना स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में रहे थे। तो अमीर खुसरो की बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण कवि थे और इनका जन्म हुआ था यूपी के एटा जिले में। और इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। किसका किसका? तो बलबन, कैकुवार, मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी। तो इन 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। और यहाँ पे पूछा गया किसके दरबार में रहे, तो इन ऑप्शंस में से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके अलावा याद रखिएगा इन्होंने तबला, सितार और कव्वाली, तबला, सितार और कव्वाली का आविष्कार इन्होंने किया था। इसके अलावा खड़ी बोली का भी आविष्कार इन्होंने किया था। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। ऑप्शन दिए गए अबुल फजल, बिशनदास, दशवंत और उस्ताद मंसूर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दशवंत। दशवंत ये जो है अकबर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। और अगर हम बात करते हैं अकबर की तो इसका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। कहाँ पे? अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और इसी दौरान जो है चित्रकार दशवंत जो है काफ़ी फेमस थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। तो अगर हम बात करते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई विलियम बेंटिक के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के और कार्यों की बात करते हैं तो सती प्रथा का अंत इसने किया था 1829 में। सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। और इसके अलावा 1830 में इसने ठगी प्रथा का भी समापन किया था। तो ठगी प्रथा और सती प्रथा का भी अंत इसने किया था। और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1828 से 1833 के बीच में ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल कब तक रहा? तो 1833 से 1835 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। तो अगर हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और बाद में महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़ गए थे इसमें। और कब की थी? तो 31 मार्च 1867, 31 मार्च 1867 में जो है आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि इसने स्थापना की थी, पूछा गया किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप जो है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो अगर हम बात करते हैं दांडी यात्रा की, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने यात्रा की थी, कुल 385 किलोमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक। साबरमती से दांडी तक अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ इन्होंने शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 से। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पे 385 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी हड़प्पा कालीन स्थल से, यहाँ पे किस होगा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या चंदहुडरो से या लोथल से।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चनहुडलो। चनहुडलो से मिले हैं बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान एक ईंट पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा चनहुडलो से क्या क्या मिला है, तो चनहुडलो से इसके अलावा गोल ईंटें मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, कंघा मिला है और 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है खिलौने के रूप में। अगर अब बात करते हैं चनहुडों की खोज किसने की, तो चनहुडों की खोज की थी एन गोपाल मजूमदार ने। तो ये भी याद रखेंगे, एन गोपाल मजूमदार ने चनहुडों की खोज की थी। हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा से क्या मिला था, तो पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली थी हड़प्पा से। और नृत्य की मुद्रा में स्त्री की कांस्य की मूर्ति जो है कहाँ से मिली थी, तो कांस्य की मूर्ति स्त्री की ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो यहाँ पे पूछा गया किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में जो स्थान आवंटित किए जाते हैं उनकी सूची किस अनुसूची में है। तो अगर हम बात करते हैं अनुसूची की, तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में जो है 4 और जोड़ी गई हैं, तो इस समय 12 अनुसूचियां हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची की, तो इसमें जो है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। द्वितीय अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो है मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का प्रावधान है। तो पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का प्रावधान हो जाता है द्वितीय अनुसूची में। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो है मुख्य पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप है। और चतुर्थ अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची इसी में दी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों जो संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, टोटल कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, एक हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार जिसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। और ये संविधान के किस भाग में दिए गए हैं मूल अधिकार, तो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं समानता के अधिकार की, तो समानता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में दिया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। और आर्टिकल 23 और 24 इसके बाद जो है 23-24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। और फिर 25 से लेकर के 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, 25 से 28 तक। और फिर आर्टिकल 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार दिए गए हैं। और इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद रखिएगा, आर्टिकल 32। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, डीपीएसपी, जो कि किसमें दिए गए हैं, भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व कौन नहीं है ये बताना है। पहला दिया गया वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का ये जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मूल कर्तव्य में आता है, मूल कर्तव्य इसका आर्टिकल है आर्टिकल 51A। और फिर दिया गया है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और इसका आर्टिकल है 47 के अंतर्गत जो है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाने की बात कही गई है। और फिर दिया गया कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को बढ़ाना, तो कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। तो ये भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। फिर दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, तो ये भी जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वैज्ञानिक मनोभाव के विकास को करना, ये जो है कर्तव्य मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इसमें से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, दिया गया है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। और फिर दिया गया है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, और राज्य का राज्यपाल, तो इन सभी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम आम चुनाव की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 अक्टूबर 1951 से शुरुआत हुई थी और 21 फरवरी 1952 तक जो है प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो संपन्न कब हुए थे? 1952 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस आम चुनाव के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? ऑप्शन दिया गया है, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का पद दिया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये संसद के दोनों सदनों में स्पीच दे सकता है और अन्य कार्यवाहियों में शामिल हो सकता है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता है। वोट देने का अधिकार इसको नहीं होता है। तो ये जो है संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार इसके पास होता है। तो यहाँ पे यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ऑप्शन दिए गए हरित क्रांति। तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसकी बात करते हैं तो इसके जनक कौन हो जाते हैं? तो इसके जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में इसके जनक हैं हरित क्रांति के। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। और ये जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लैट के नाम से भी जानते हैं, और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था और इसके जनक थे कौन? वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति की बात करते हैं जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं तो स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन, तो ये जो है किससे संबंधित है? जो ये बागवानी और शहद के उत्पादन से संबंधित था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीली क्रांति जो है ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था? तो ये 1974 से 1978 1974 से 1978 तक इसका समय था। हालांकि पाँच सालों तक के लिए पंचवर्षीय योजना होती है, लेकिन इसको 4 वर्षों में ही समाप्त कर दिया था। जनता सरकार बनी थी 1978 में, तो उसने जो है इसको मार्च 1978 में इसको समाप्त कर दिया था। और 1978 और 1980 में जो है जो रोलिंग प्लान है वो चला था, जिसको अनवरत प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी गैट के स्थान पर। गैट एक संगठन था, तो गैट के सदस्यों द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था गैट के स्थान पर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और अभी जो है इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो नावोजी ओकोंजो इवेला, जो कि नाइजीरिया के हैं। तो ये जो है इसकी वर्तमान में हेड है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो स्ट्रोम्बोली ये जो है एक एक्टिव वोल्केनो है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक जागृत ज्वालामुखी है। ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है?
स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, तो ये है लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप जो कि इटली में है, तो वहाँ पर ये ज्वालामुखी है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। और इसके अलावा इटली में और कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, तो एटना और विसुवियस, ये दो और ज्वालामुखी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो फिलीपींस और जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उनको क्या कहते हैं, टाइफून के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा टाइफून। और इसके अलावा हरिकेन की बात करते हैं, तो हरिकेन कहाँ पे आता है, तो हरिकेन भी चक्रवाती तूफान है और ये कहाँ पे आता है, तो ये आता है यूएसए और मैक्सिको के आसपास आता है, यानी अमेरिका और मैक्सिको के आसपास आता है। टॉर्नेडो की बात करते हैं तो ये कहाँ पे आता है, तो ये उत्तरी अमेरिका में आता है। और विली विली तो ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। और इसके अलावा साइक्लोन यानी चक्रवात पूछा जाए तो चक्रवात आपका अपने इंडिया में आता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो इसमें से बताना है कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर उपग्रह नहीं घूमते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई उपग्रह नहीं घूमते, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि ग्रह, शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अभी तक जो है इनकी संख्या 82 जो है इनकी संख्या ज्ञात है। तो शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। और ये किस ग्रह का है, तो गैनीमेड है बृहस्पति ग्रह का। और अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म उपग्रह हो जाता है और इसका जो है और भी इसके कई नाम है, जैसे कि भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसको कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहते हैं। और बुध ग्रह आपको पता है कि सबसे छोटा उपग्रह है बुध ग्रह। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। पंबन चैनल ये जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पाक जल संधि की बात करते हैं तो पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप है तो उनको अलग करता है। और इसके अलावा 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो कुल्लू घाटी ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में है कुल्लू कांगड़ा घाटी। और कुल्लू कांगड़ा घाटी को कौन सी नदी ये घाटी बनाती है, तो कुल्लू घाटी को बनाती है व्यास नदी। व्यास नदी बनाती है कुल्लू घाटी को। और झेलम नदी बनाती है कश्मीर घाटी को। और यमुना नदी बनाती है मसूरी घाटी को। तो ये भी आप याद रखेंगे, कश्मीर घाटी कौन सी नदी बनाती है, झेलम नदी। कुल्लू घाटी बनाती है व्यास नदी और मसूरी घाटी यमुना नदी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं चिल्का झील की तो ये तो पूर्वी तट पर स्थित है उड़ीसा में। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अष्टमुडी की बात करते हैं तो ये जो है किस तट पर है, तो ये केरल में है और ये पश्चिमी तट पर है। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अष्टमुडी झील। इसके अलावा पुलिकट झील की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और कोलेरू की बात करते हैं तो कोलेरू झील ये कहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी तट पर कौन सी झील है, तो अष्टमुडी ये जो है पश्चिमी तट पर है केरल में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जंगली गधों की बात करते हैं तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे, कच्छ के रण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ के रण में घुड़खर अभ्यारण्य है तो वहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। कहाँ पे, घुड़खर अभ्यारण्य में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ का रण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, इसका प्रारंभ जो है सबसे पहले किसने किया था, शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ किया था।
और बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैतन्य। चैतन्य ने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया था। उत्तर भारत में किसने किया था? तो उत्तर भारत में रामानंद ने किया था। यहाँ पे नामदेव की बात करते हैं तो नामदेव ये कहाँ के संत थे? तो ये महाराष्ट्र के संत थे। रामानुज की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के संत थे। और इन्होंने, याद रखिएगा, विशिष्ट द्वैतावाद का मत किसने दिया था? तो विशिष्ट द्वैतावाद का मत इन्होंने दिया था, किसने? रामानुज ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसमें से कथक नृत्य शैली से कौन संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपी कृष्ण। गोपी कृष्ण जो है ये कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। इसके अलावा कथक नृत्य शैली से संबंधित और भी कलाकारों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखेंगे। जैसे कि बिरजू महाराज जो है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये कथक नृत्य के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। इसके अलावा लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, अच्छन महाराज, बिंदादीन और कालका प्रसाद, इन सभी नामों को याद रखेंगे कथक नृत्य शैली के लिए। और अगर हम बात करते हैं आनंद शिव रामन की, तो ये जो है कथकली नृत्य से संबंधित थे। सोनल मानसिंह ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित थी। और भारती शिवाजी ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो कंस मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में आयोजित किए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ पे लगते हैं? पीलीभीत में। मथुरा में इसके अलावा गुड़िया मेला आप याद रखेंगे, और कृष्ण जन्माष्टमी मेला याद रखेंगे, और कंस मेला जो है ये भी मथुरा में लगता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा, या वैसे ही रहेगा, या पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, साबुन को अगर हम जल में घोलते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, और इसी कारण से साबुन जो है कपड़ों को साफ कर पाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घट जाता है। और इसके अलावा पृष्ठ तनाव के और भी कई उदाहरण हैं जिसको आप याद रखेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि गर्म सूप का अधिक स्वादिष्ट लगना, ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण हो जाएगा। सुई का पानी में तैरना, या वर्षा की बूंदों का गोल होना, ये भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। और पृष्ठ तनाव किस बल के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव ससंजक बल के कारण होता है, जिसको एडेसिव फोर्स कहते हैं। शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं, तो ये किस कारण से होता है? तो ये भी जो है पृष्ठ तनाव के ही कारण होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? तो बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गति का पहला नियम। पहला नियम जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है, और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो बल की भी यही परिभाषा लगभग होती है। बल क्या होता है? बल वो बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो उसको बल कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गति का पहला नियम। और बल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ यानी फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए। एम इंटू ए यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना के मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले परमाणु संरचना का मॉडल दिया था थॉमसन ने। इसके बाद जो है रदरफोर्ड और बोर ने जो है परमाणु संरचना का मॉडल दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोर तथा रदरफोर्ड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका विभाजन होता रहता है, केवल तंत्रिका कोशिकाओं को छोड़ करके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिकाएं। ये जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं, और इनकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका शरीर में कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है
विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।